डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की फैजल खान है। टीवी का, मोबाइल का, फ्रिज का, एलईडी का, वॉशिंग मशीन का, सबका बदला लेगा रे तेरा डिक्सॉन। वेलकम एवरीवन टू फैंटास्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रेजेंस, प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस। बने रहिए वीडियो में एंड तक क्योंकि आपको बहुत कुछ नया पता चलने वाला है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 1993 में एस्टेब्लिश हुई थी और शुरुआत इन्होंने कलर टीवी से की थी। ये आज बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फोन्स, लाइटनिंग सॉल्यूशंस, सिक्योरिटी डिवाइसेस, सेट टॉप बॉक्सेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वियरेबल्स एंड रिवर्स लॉजिस्टिक्स। डिक्सन एक लीडिंग कॉस्ट इफेक्टिव कंपनी है ईएमएस इंडस्ट्री में। ईएमएस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बार मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को बोलते हैं, जो भी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बनाती हैं या सर्विसेज देती हैं। ओईएम जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, इसमें डिज़ाइन किसी और का होता है बट ये मैन्युफैक्चर खुद करते हैं। ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर वो होता है जिसका थोड़ा या फिर पूरा पार्ट खुद का डिज़ाइन होता है और मैन्युफैक्चरर करते हैं। डिक्सन ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इस साल में अचीव किया है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक की पीएलआई स्कीम में जम के फायदा उठाया है डिक्सन ने, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स वाली पीएलआई हो या आईटी हार्डवेयर मोबाइल फोन्स वाली हो या वाइट गुड्स वाली हो। कंपनी के फिलहाल 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में और सभी उत्तराखंड, यूपी और एपी में एग्जिस्ट करते हैं। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है और बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स के लिए इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाती है। 1994 में कंपनी ने कलर टीवी बनाना स्टार्ट किया था, फिर 2007 में एलसीडी टीवीज बनाने लगे, 2008 में एलईडी बल्ब्स की शुरुआत हुई और रिवर्स लॉजिस्टिक्स में काम शुरू किया। 2010 में एलईडी टीवी और वॉशिंग मशीन लॉन्च की, 2016 में मोबाइल फोन्स, 2017 में सीसीटीवी और डीवीआरस, 2021 में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेट टॉप बॉक्सेस में एंट्री की। इसके साथ साथ वियरेबल्स भी 2021 में लॉन्च किए। इनके फ्यूचर प्लान्स हैं कि फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन्स भी लॉन्च करें, आईटी हार्डवेयर जैसे लैपटॉप और पीसीबी वगैरह भी मैन्युफैक्चर करें और फ्रिज और टेलीकॉम के आईओटी प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चरिंग करें। डिक्सन एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और फेरोशियसली तरीके से ग्रो और एक्सपैंड कर रही है। इसके बारे में वीडियो में हम आगे देखेंगे और आप खुद भी समझ जाएंगे। डिक्सन की क्रेडिट रेटिंग्स अपग्रेड हुई है। आइक्रा ने इनको रेट किया है AA- फॉर लॉन्ग टर्म डेट एंड A1+ फॉर शॉर्ट टर्म डेट्स। इनका विजन है ये बहुत मोस्ट प्रिफर्ड और ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉल्यूशंस पार्टनर बनना चाहते हैं अक्रॉस द वर्टिकल्स सभी ब्रांड्स के लिए। कंपनी के अगर हाइलाइट्स देखें तो कंपनी अनबिलीवेबल रेट से ग्रो हुई है। 5 ईयर CAGR ग्रोथ रेट इन रेवेन्यूज 26.7% है, जो कि फिनोमिनल है। 5 ईयर CAGR ग्रोथ इन EBITDA भी 32.8% है, जो कि कमाल है। 5 ईयर CAGR ग्रोथ इन पैट भी 35.4 है, बहुत ही अच्छा है। EBITDA का जो मार्जिन रेशियो है, आप वो देखोगे वो काफ़ी कम है। पैट का भी जो मार्जिन रेशियो है वो भी बहुत कम है। यहाँ पे सिर्फ 2.5% और EBITDA में सिर्फ 4.5% है, ये बहुत कम है। नेट डेट टू इक्विटी देखेंगे अगर आप, तो इनके पास बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, सिर्फ 0.01 रेशियो में एग्जिस्ट है अभी। EBITDA देखेंगे तो बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत ही तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है। टोटल ओवरऑल रेवेन्यूज़ भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। एक वियर्ड चीज़ ज़रूर देखी मैंने इसमें, R&D में कंपनी ने सिर्फ 4 करोड़ रुपीज़ ही खर्च किया है, जबकि उनके पास 51 एम्प्लॉयज़ हैं R&D सेक्टर में। उतने उतने तो एक्चुअली उनकी सैलरी ही हो जाती है। पता ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई। कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर देखें तो सभी के सभी उत्तराखंड, यूपी और आंध्र प्रदेश में ही एग्जिस्ट करती हैं। यूपी में जेवर एयरपोर्ट और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आने के बाद, इनके ऑपरेशनल होने के बाद,
इनके एक्सपोर्ट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। आंध्र प्रदेश में इनके पास सी कनेक्टिविटी है जो एक स्ट्रेटेजिक हेल्प करेगा। और जो बाकी के ज़्यादातर ओईएम मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी तमिलनाडु में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको रॉ मटेरियल और जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो बहुत पास से मिल जाएंगे। नोएडा भी बहुत बड़ा हब है आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उससे भी इनको बहुत फ़ायदा होगा। उत्तराखंड में एक प्रॉब्लम ज़रूर इनको जा सकती है, वहाँ पे फ्लड्स के बहुत इशू होते हैं, तो कल को अगर फिर से कोई बड़ा फ्लड वगैरह आता है तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम्स आए, यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो या फिर टेम्परली उनको बंद करना पड़े। चलिए कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर वर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मेजरली कंपनी 6 वर्टिकल्स में काम करती है। पहला है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी और सेट टॉप बॉक्सेस आते हैं। लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में अगर देखें तो एलईडी बल्ब्स आते हैं। होम अप्लायंसेस में इनके वॉशिंग मशीन आती है। मोबाइल फोन्स और ईएमएस में बेसिकली मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं। रिवर्स लॉजिस्टिक्स बेसिकली एक सर्विस सेक्टर है जहाँ पे ये रिपेयर्स और सर्विसिंग देते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम्स में सीसीटीवी कैमरा का पूरा सिस्टम आता है। अगर हम इनके रेवेन्यू मिक्स के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 60% यहाँ पे इनको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब टीवी से पैसा मिला है। उसके बाद जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो है लाइटनिंग प्रोडक्ट्स का। फिर उससे उसके बाद जो आता है वो है अपना मोबाइल फ़ोन्स का। अगर इनकी एनुअल कैपेसिटीज़ देखें तो 44 लैक्स, यहाँ पे मिलियंस में लिखे हैं ये नंबर, मैं लैक्स में कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको। 44 लैक्स एलईडी टीवी की इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो कि लीडिंग है इंडिया में। 30 करोड़ होता है वो एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। 12 लाख होम अप्लायंसेस की, जिसका मतलब वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी है। 450 लाख मोबाइल फ़ोन्स की है। 84 लाख सीसीटीवी कैमरा सिस्टम्स की है। 18 लाख डीवीआर सिस्टम्स की है और 60 लाख सेट टॉप बॉक्सेस की है। चलिए अब इन्हीं 6 सेगमेंट्स का हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो जो इनका सबसे बड़ा सेक्टर है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो 83% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है जो कि बहुत ही अच्छी है। होम अप्लायंसेस में भी 9% की ग्रोथ है जो कि डिसेंट है। लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में 3% की डी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर पे। मोबाइल फ़ोन्स में 56% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रिवर्स लॉजिस्टिक्स में 14% की डी ग्रोथ है और सिक्योरिटी सिस्टम्स में 1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अभी रिवर्स लॉजिस्टिक्स में जो मेन इनके कंज्यूमर्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ हैं। तो क्योंकि इंडस्ट्रीज़ कोविड के कारण इम्पैक्टेड थी तो यहाँ पे सेल्स में प्रॉब्लम आई। लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में भी सेम है, जो मेजरली इनके प्लेयर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह की वजह से सेल में इम्पैक्ट हुआ और चाइना से बहुत तगड़ा कंपटीशन भी है। कंपनी सभी टाइप के स्मार्ट टीवीज, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवीज बनाती है एज एन ओडीएम एंड ओईएम प्लेयर। कंपनी ने अपनी कैपेसिटी डबल की है इस साल और पीसीबी बनाने की भी एक और लाइन डाली है। एलईडी टीवीज में गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंपोर्ट को बैन किया है, जो कि डिक्सॉन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। मेजर अगर हम इनके कस्टमर्स देखें तो वो शाओमी, सैमसंग, हाइसेंस, वीयू, नोकिया, पैनासोनिक, टीसीएल, लॉयड, फ्लिपकार्ट, फिलिप्स, तो टोशिबा और भी बहुत से हैं। कंपनी इंडियन मार्केट की रिक्वायरमेंट का 30% खुद बनाती है और इनकी कैपेसिटी है। 44 लैक्स इन्होंने टीवी बनाए थे। 60% कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका शेयर है और रेवेन्यू ग्रोथ 83% से है ईयर ऑन ईयर। आर ओ सी ई भी देखेंगे तो 210% है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी की इंडिया में लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में लार्जेस्ट असेंबली कैपेसिटी है जो कि इनको ग्लोबली टॉप 10 प्लेयर्स में शामिल करती है। ये 0.5 वॉट से लेके 50 वॉट के एलईडी बल्ब बनाते हैं जो कि घरों और स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ होता है। ये अपने सभी सेगमेंट्स की शीट मेटल कटिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग खुद ही करते हैं और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी के प्लान्स भी इन वर्क हैं। मेजर कंज्यूमर्स इनके हम देखें इस सेगमेंट में तो सिग्निफाई, पैनासोनिक, विप्रो, बजाज, सिस्का, ओरिएंट, पॉलीकैब, ल्यूमिनस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स वगैरह हैं। कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है इस सेगमेंट में भी।
29% का ROCE है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी इस सेगमेंट में अच्छा है। वॉशिंग मशीन की इंडस्ट्री में अगर देखें तो कंपनी फिलहाल सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स बनाती है, लेकिन अगले साल तक ये फुली ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशिंग मशीन्स में भी एंटर कर रहे हैं। इनके ट्रायल्स टेस्ट रन्स वगैरह अभी चल रहे हैं। अगर हम कंपनी का ROCE देखें तो वो 21% है, जो कि काफ़ी अच्छा है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। कस्टमर्स की अगर बात करें तो इसमें सैमसंग के लिए बनाते हैं गोदरेज, वोल्टास, पैनासोनिक, लॉयड, फ्लिपकार्ट, हायर, रिलायंस और भी बहुत सारी कंपनीज के लिए। मोबाइल फ़ोन्स के सेगमेंट में अगर देखें तो इनको PLI का अप्रूवल मिल गया है और इन्होंने नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी रेडी कर ली है। फिलहाल कंपनी सिर्फ नोकिया और मोटरोला के फ़ोन्स ही बनाती है, लेकिन इनके और भी ब्रांड्स के साथ डीलिंग चल रही है और बहुत फाइनल स्टेजेस में है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ इस सेगमेंट में 56% था ईयर ऑन ईयर और ROCE भी 21% है और ये बहुत ज़्यादा इस सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं। सेट टॉप बॉक्सेस और रिवर्स लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो कंपनी अभी सेट टॉप बॉक्सेस भी बनाती है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स में सर्विसेज भी देती है और मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मशीन्स भी बनाना स्टार्ट कर चुकी है। ये इकलौती कंपनी है जो कि पैनल रिपेयरिंग का काम भी करती है। इस चीज़ में रिवर्स लॉजिस्टिक्स में इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है और हेल्दी है। CCTV सेगमेंट में इन्होंने आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसको ये ADTPL बोलते हैं। AIL इसका फुल फॉर्म है AIL डिक्सन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडिया की पहली कंपनी थी जो कि सिक्योरिटी सिस्टम कैमरास और DVRs बनाना इन्होंने स्टार्ट किया था 2018 में। फिनेंशियल्स का अगर ओवरव्यू देखें और रेशियोज देखें, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट अगर ओवरव्यू देखें तो टोटल रेवेन्यू, एबिडा और पैट तीनों पिछले साल से काफ़ी अच्छे ग्रो किए हैं। नेट डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है और अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में देखेंगे तो सिर्फ 26 दिन में इनको अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करना पड़ता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। मार्जिन्स पे देखें तो इनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 25% एक बहुत ही हेल्दी नंबर है। वैल्यूएशन रेशियोज पे अगर नज़र डालें तो पी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले साल से आप देखें बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ चुका है, क्योंकि शेयर प्राइस इनके कुछ भी भागे हैं, लेकिन उतने रेशियोज में इनकम नहीं बढ़ी है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखें तो ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। EV बाय एविडा भी लगभग 4 गुना बढ़ गया है पिछले साल से। ये दिखाता है कि कंपनी अभी बहुत ही हाई वैल्यूएशन में है और लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं कंपनी के शेयर्स बाय करने के लिए। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट अगर देखें तो ये लैक्स में है फिगर। कुछ एक चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। रेवेन्यूज जैसे अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़ोरों से बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़ोरों से बढ़ रहा है। जो इन्होंने लोन पे फाइनेंसिंग कॉस्ट पे किया है वो पिछले साल से कम हुआ है, मतलब लोन भी कम हुआ है। थोड़ी सी नज़र अगर बैलेंस शीट पे डालें तो यहाँ पे आप देखेंगे रिजर्व्स और सरप्लस काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। करंट लाइबिलिटीज़ में दोनों टाइप की लाइबिलिटीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं, करंट और नॉन करंट। तो इस साल लगभग दुगनी हो गई है इनकी लाइबिलिटीज़। एसेट्स की अगर करंट एसेट्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स में। यूजुअली एटलीस्ट डबल का डिफरेंस होना अच्छा माना जाता है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ भी इनकी इस साल बहुत ज़ोरों से बढ़ी है और पिछले कई सालों से ये बढ़ती ही जा रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बहुत अलग ही स्टोरी बयां करती है। प्रॉफिट इस साल पिछले साल से बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इस साल पिछले साल से कम पैसा आया, मतलब कैश बहुत कम मिला कंपनी को। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ लेकिन फिर भी। इसको थोड़ा और डिटेल में हम 1 मिनट बाद देखेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से इन्होंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स बाय किए हैं इस साल और अपनी ही सब्सिडरीज को लोन भी दिया है और इसलिए इस वजह से मनी का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है। फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो इस साल इन्होंने अपने करंट लोन्स में से बहुत ही कम रीपे किया है और जो लॉन्ग टर्म्स लोन्स थे वो थोड़े और बढ़ गए हैं और पुराना भी कंटिन्यू चल रहा है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट तो इस साल पिछले साल से ज़्यादा हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट नहीं हुआ। तो उसका रीज़न यहाँ पे आप दो चीज़ें देखिए, एक ट्रेड रिसीवेबल्स और एक ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, जब आप कुछ सामान बेचते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, क्रेडिट पे सामान खरीदा और बेचा जाता है, तो वो क्रेडिट साइकिल जो होती है वो लगभग 30 से 45 दिन की होती है, कंपनी कंपनी पे बेसिस डिफर करती है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो इस साल है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो इनको इस फाइनेंशियल ईयर में मिला नहीं। पैसा मिलना है लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो यहाँ पे वो नेगेटिव शो करता है। ट्रेड पेएबल्स वो होता है जो कि इन्हें अपने सप्लायर्स को पे करना है। तो यहाँ पे लैक्स में फिगर है, तो इतना बड़ा अमाउंट इन्हें अभी पे करना है जो इन्होंने पे किया नहीं। इस वजह से जो टोटल अमाउंट में डिफरेंस आया वो लगभग 157 करोड़ का डिफरेंस आया, और जो कि पिछले साल से कम हो गया कैश। तो एक्चुअल में कैश कम जनरेट हुआ। चलिए अब कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ईएमएस इंडस्ट्री के ओवरव्यू से। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अभी बहुत ही स्वीट स्पॉट में है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, चाइना प्लस वन पॉलिसी, पीएलआई स्कीम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस नई कंपनीज को सेटअप करने के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, और भी बहुत कुछ। इंडिया में अभी लोएस्ट पेनिट्रेशन है अक्रॉस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो इंडिया को बहुत ही ल्यूक्रेटिव स्पॉट पे लाके खड़ा करता है। इसके साथ ही इंडिया में लो कॉस्ट, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड मैन पावर है, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, और लोअर टैक्स रेट्स हैं। इंडिया की ईएमएस इंडस्ट्रीज का मार्केट साइज $6 बिलियन था FY20 में, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये $40 बिलियन को टच करेगा बाय 2025, जो कि 47% की CAGR ग्रोथ दिखाता है, जो कि फिनोमिनल है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर देखें तो इंडिया में टीवी का पेनिट्रेशन लगभग 65% है। मतलब हर 100 घर में सिर्फ 65 घरों में ही टीवी है, जो कि दिखाता है कि अभी भी स्कोप काफ़ी है। FY20 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट साइज 240 बिलियन रुपीस था, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय 2025 ये 322 बिलियन रुपीस हो जाएगा, जो कि 10% की CAGR ग्रोथ है। डिक्सन का इसमें 30% का मार्केट शेयर है। लाइटनिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो FY20 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट, या फिर मैं बोलूँ कि लाइटनिंग प्रोडक्ट्स का मार्केट लगभग 210 बिलियन रुपीस था, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय 2023 ये 300 बिलियन रुपीस को टच कर जाएगा, जो कि 12.5% की CAGR ग्रोथ है। डिक्सन इंडिया की लार्जेस्ट ODM प्लेयर है इस सेगमेंट में, और इनकी एनुअल कैपेसिटी 50% है इंडियन रिक्वायरमेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा है। होम अप्लायंसेस की बात करें तो इंडिया में वॉशिंग मशीन का पेनिट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 12% है। मतलब 100 घरों में 12 घरों में वॉशिंग मशीन्स है, जो कि बहुत ज़्यादा वाइट स्पेस को दिखाता है, जो कि फिल किया जा सकता है। FY20 में वॉशिंग मशीन का मार्केट साइज 104 बिलियन रुपीस था, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय 2023 ये 146 बिलियन रुपीस हो जाएगा, जो कि 12% की CAGR ग्रोथ दिखाता है। डिक्सॉन का इसमें भी 30% का मार्केट शेयर है। मोबाइल और EMS डिवीजन की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है, और एनुअल वॉल्यूम्स लगभग 16 करोड़ के आसपास है, और ये बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में भी इंडिया सबसे ज़्यादा है। इंडिया में अभी ग्लोबल ब्रांड्स प्रेजेंट हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इंडिया में मोबाइल फ़ोन का मार्केट FY19-20 में 1.6 ट्रिलियन रुपीस का था, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय FY22-23 ये 2 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट को क्रॉस कर जाएगा, जो कि 6% की CAGR ग्रोथ के साथ है। इंडस्ट्री को लगता है कि 5G के आने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाने वाला है। सिक्योरिटी सिस्टम्स पे बात करें अगर, तो इंडिया में CCTV सेगमेंट की ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 22.5% के CAGR से ग्रो होगी बिटवीन 2020 एंड 2025।
कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे नज़र डालें तो प्रमोटर्स अपना शेयर का परसेंटेज कंटिन्यूसली गिराते ही जा रहे हैं। ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन्हें थोड़ा थोड़ा लोन चाहिए अपना एक्सपांड करने के लिए, और डाइल्यूट भी करना चाहते हैं। बट जो एक रेशियो है वो सिर्फ अभी 34.93% है, जो कि 50 से कम है और अच्छा नहीं माना जाता। एफआईआई का रेशियोज देखें, अगर परसेंटेज देखें तो 18.41% है, और लगभग 229 एफआईआईज इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। म्यूचुअल फंड्स या फिर डीआईआई की बात करें तो 23 डीआईआई लगभग 8.74% का शेयर होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास 37.92% का शेयर है। आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि कंपनी बहुत हाईली वैल्यूएशन पर अभी चल रही है, तो इसी वजह से डीआईआईस और एफआईआई इससे थोड़ा थोड़ा एग्जिट करना स्टार्ट कर चुके हैं। कंपनी का फिलहाल सिर्फ एक ही पेयर है जो कि है हनीवेल ऑटोमेशन। अगर आप देखेंगे तो लगभग कंपैरेबल है ये मार्केट साइज में, और इनका जो पीई है तो डिक्सन तो बहुत ही हाई पीई पे है। पीबी भी अगर देखेंगे तो डिक्सन बहुत हाई है। आरओई अच्छा है डिक्सन का कंपेयर टू हनीवेल। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो डिक्सन के पास लोन है, बट हनीवेल बिल्कुल ही लोन फ्री कंपनी है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। कंपनी एक बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ कर रही है और एक्सपैंड भी कर रही है, और गवर्नमेंट की हर एक स्कीम का पूरा फायदा भी उठा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ होने वाली है, और कंपनी एक बहुत ही हाई प्रोस्पेक्ट्स के साथ आती है। नेगेटिव साइड्स अगर देखें तो बस कंपनी अभी बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, और चाइना से कंपटीशन का खतरा बना रहेगा। कंपनी के बिजनेस और ग्रोथ को देख के अगर मैं इसको रेट करूं तो मैं इसको 9/10 रेट करूंगा, मगर वैल्यूएशन को देख के मैं इसको 5/10 ही रेट कर पाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। किसी और कंपनी का एनालिसिस भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।